आज हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ लिए थे। 12th की हिस्ट्री है जिसमें मौर्य साम्राज्य पढ़े थे। और मौर्य साम्राज्य के बाद कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जैसे सातवाहन वंश आया, कन्नौ वंश आया। ये सब के बारे में हम लोगों ने क्लास में विस्तार से पढ़ा। आज उसी के बाद मौर्य साम्राज्य के बाद यदि भारत में कोई वंश आया और भारत में बहुत अपना साम्राज्य को विस्तारित किया, तो वो था गुप्त वंश। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। कोई भी चीज़ जो है ये जरूरी नहीं कि आपको 12th में ही काम देगा, ये आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी आपके लिए ये जरूरी है, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास है और इससे आपको अलग अलग कंपटीशन में, यानी अलग अलग कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो ये सबों के लिए है, ना कि 12th की क्लास के लिए। उनके लिए तो है ही, अगर कोई कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको ये मतलब फायदे करेंगे। इसलिए आप इसको देखने के बाद क्या करें कि इसको कॉपी में नोट करें, क्योंकि जो चीज़ हम नोट कर लेते हैं वो चीज़ हमें याद होता है। ऐसा नहीं कि पढ़े छोड़ दिए, जो जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उस चीज़ को आप अपने नोटबुक में नोट करें और तब इसको पढ़ें, तो आपको जरूर इससे फायदे होंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे आज हम लोग गुप्त वंश। कोई भी वंश आया तो उसको कोई भी वंश जो होता है उस वंश के जानने का जो स्रोत होता है कि हम उस वंश की जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो हम उसके विषय में पहले पढ़ेंगे कि गुप्त वंश की जानकारी जो हमें मिली वो किस किस चीजों से मिली, उसके स्रोत क्या क्या है। तो कोई भी वंश होता है उसकी जानकारी के स्रोत होते हैं। तो आइए हम पहले गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत देखते हैं। तो गुप्त वंश के इतिहास जानने के स्रोत, तो जो गुप्त वंश आया उनके इतिहास जानने के स्रोत में है पहला साहित्यिक स्रोत। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारा हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं है, उसका कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं है, वहां पर पुरातात्विक स्रोत है। लेकिन उसके बाद जब मगध 16 महाजनपद आए तो उसमें मगध हुआ और ये सब मगध पर ही शासन चल रहा है, तो उसमें हमें साहित्यिक स्रोत मिला। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है पुस्तक, लिटरेचर, जिसमें इस बात का जिक्र हो कि कौन सा वंश कब आया, कौन कौन से राजा हुए और किस किसने कौन कौन से काम किए। तो इसमें हमें सबसे पहला साहित्यिक स्रोत है जिसमें आता है वायु पुराण। उसके बाद आता है विशाखा दत्त का मुद्राक्ष। इससे आपको याद भी होते चलेगा कि मुद्राक्ष के लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त। उसके बाद है वादस्यान के कामसूत्र एवं कालिदास के रचना से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। कालिदास ने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत एक राजा थे, उनके बारे में उनका जिक्र दिया हुआ है। तो यहाँ हमको सिर्फ बात ये याद रखना है हमें कि साहित्यिक स्रोत में होता है वायु पुराण, विशाखा दत्त का मुद्राक्ष, वादस्यान के कामसूत्र एवं कालिदास की रचना से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है अभिलेख। अभिलेख में हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति। अब हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये जो है हरिसेन, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति को ही इलाहाबाद प्रशस्ति कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का ही दूसरा नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति। तो ये प्रयाग प्रशस्ति है। और भानुगुप्त का एरन अभिलेख, और भानुगुप्त का एक एरन अभिलेख है, ताम्रपत्र होता है जिसमें तांबे पर कोई चीज लिख करके दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं ताम्रपत्र। तो हमें अभिलेख में क्या क्या है, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति और भानुगुप्त का एरन अभिलेख और ताम्रपत्र से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारा अभिलेखीय स्रोत है। तीसरा विदेशी विवरण। तो बहुत सारे विदेशी यात्री हुए जो अलग अलग राजाओं के समय में, अलग अलग शासकों के समय में भारत आए और उन्होंने अपनी पुस्तक में उस राज्य के शासनकाल और उन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में लिखा। तो उस समय जो थे विदेशी विवरण में चीनी यात्री थे फाहियान, और वेनसांग का जो यात्रा विवरण है उसमें हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारा तीन जो है वो स्रोत है, एक है साहित्यिक स्रोत, अभिलेख और विदेशी विवरण। इससे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है।
तो ये था गुप्त वंश के जानकारी के स्रोत। आइए अब हम देखते हैं कि गुप्त वंश के स्थापना किसने की। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है, तो श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। इन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। इन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। इन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। इन्हें महाराजा की उपाधि मिली थी, इन्हें महाराजा कहा जाता था। तो श्रीगुप्त के बारे में कोई विशेष ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है कि विशेष श्रीगुप्त जो थे वो सिर्फ इसके संस्थापक थे और इन्होंने इसकी स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में की थी। अब ये जो श्रीगुप्त थे, तो ये जो गुप्त वंश की स्थापना हुई, तो ये सभी जो थे समांति थे। इनके बारे में पता नहीं चलता कि कौन सी जाति है। कोई इन्हें वैश्य कहा जाता है, शूद्र जाति के कहा जाता है। तो मतलब क्या कहते हैं, ऑथेंटिक जो होता है वो प्रमाण नहीं मिला है। तो ये जो थे, ये श्रीगुप्त जो थे, तो इससे पहले जो है इस पे सातवाहन वंश की स्थापना थी। तो ये सातवाहन वंश में समांति व्यवस्था शुरू हो गई थी और समांति व्यवस्था में ही उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, तो गुप्त वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है। याद रखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त कब किए, तो 240 ईस्वी में किए थे और उनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। इन्हें महाराजा की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इनका पुत्र आता है घटोत्कच। इनके बाद इनका पुत्र जो आता है घटोत्कच, तो श्रीगुप्त के बाद इनका पुत्र घटोत्कच जो है वो शासक बनता है। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की और इन्हें भी महाराजा कहा गया। तो उसके बाद जो घटोत्कच है उनको भी महाराजा की उपाधि दी गई और इनका जो शासनकाल था वो 280 से 319 तक था। 280 से 319 तक था। तो ये दो शासक हुए, प्रथम शासक श्रीगुप्त और द्वितीय कौन हुए, घटोत्कच। उसके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद जो तीसरे शासक आए वो कौन आए, तो वो आए चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने उन दोनों राजाओं से कुछ अलग काम किया। तो 319 से 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। कोई कोई बुक में ये 335 के जगह 350 भी मिलता है। 319 से 335 या 319 से 350 तक भी होता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक। अब यहाँ पर दो बातें हो गई कि अगर गुप्त वंश का संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त कहेंगे और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक यदि कहेगा तो उस समय हम नाम लेंगे किनका, चंद्रगुप्त प्रथम का। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। ये भी जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने भी विवाह करके राज्य को विस्तार करने का नियम शुरू किया था। जैसे हर्यक वंश में आपको पढ़ाए थे हम कि हर्यक वंश में जो बिंबिसार थे वो भी विवाह के द्वारा ही राज्य विस्तार करते थे। उसके बाद गुप्त वंश में एक राजा हुए चंद्रगुप्त प्रथम, जो विवाह करके क्या करना चाहते थे, राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इनका क्या हुआ, विवाह हुआ। यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, कुमार देवी। याद रखेंगे। और इन्होंने 319 में गुप्त संवत चलाया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक ने गुप्त संवत चलाया, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। और कब चलाया, तो 319 ईस्वी में चलाया था। जिस तरह से कनिष्क पढ़ाए थे कि कुषाण वंश का जो शासक थे कनिष्क, जो 78 ईस्वी में मतलब कुषाण वंश का शासक बना था राजगद्दी पर, उन्होंने अपने शासनकाल में जब उनका राज्याभिषेक हुआ था 78 ईसा पूर्व में, तो उन्होंने शक संवत चलाया था। तो याद रखेंगे कि शक संवत कौन चलाया, तो कनिष्क ने चलाया। और गुप्त संवत की बात करेगा तो उस समय हम कहेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको शुरू किया था। कब किया था, तो 319 में। ठीक है, आगे है इनका। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए कौन, समुद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन है? समुद्रगुप्त। तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त से क्वेश्चन ज्यादा बनता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए समुद्रगुप्त यह कुमार देवी का पुत्र था। यहाँ भी आपने देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी, और यही कुमार देवी के पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त थे। तो कुमार देवी का पुत्र था, इसने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत, आर्यावर्त का मतलब उत्तर भारत के 9 राज्य एवं दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत, दक्षिणावर्त कहेगा तो दक्षिण भारत और आर्यावर्त कहेगा तो उत्तर भारत। दक्षिणावर्त आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 राज्य को और दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत के 12 राज्यों को इन्होंने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, और इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अगर पूछा जाए तो इन्होंने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 राज्य को और दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतकर अपने में राज्य में मिलाया था, यानी गुप्त वंश का हिस्सा बनाया था। इन्हीं विजयों के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। आपको बताया था पहले ही कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? तो वो थे हरिसेन। याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति का ही नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति। याद रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने की। और हरिसेन किसके दरबारी थे? कवि थे, तो वो समुद्रगुप्त के थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त जो थे संगीत प्रेमी थे, ऐसा मानना है कि वो संगीत प्रेमी थे। अब इसका रीजन क्या है? तो क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसके बीना बजाते हुए चित्र अंकित है। यानी कि जो भी कुछ करता हुए, यानी कि ऐसा कहा गया है कि ये जो समुद्रगुप्त थे ये संगीत प्रेमी थे, कला प्रेमी थे। इसका मतलब प्रमाण ये है कि इनके शासनकाल में जो सिक्के चलाए गए थे उन सिक्कों पर इनको बीना बजाते हुए इनका चित्र अंकित है। तो बीना बजाते हुए चित्र अंकित है, इसलिए ऐसा मानना है कि ये जो हमारे समुद्रगुप्त थे ये कला के क्या थे? शौकीन थे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि किस गुप्त शासक ने मतलब बीना बजाते हुए अपना चित्र अंकित किया था, तो आप कहेंगे क्या? समुद्रगुप्त। क्या कहेंगे? समुद्रगुप्त। तो ये थे गुप्त वंश के 4 राजाओं का क्रम। पहले थे श्रीगुप्त ने स्थापना की, उसके बाद घटोत्कच आए, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, अब आए उसके बाद समुद्रगुप्त। तो इसके बाद समुद्रगुप्त के पुत्र आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो हम लोग उसके बारे में अब पढ़ेंगे। उसके बाद चौथे जो हुए वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी जो उपाधि रही होगी वो क्या चीज की रही होगी? विक्रमादित्य। तो एग्जाम में पूछता भी है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो इनके बारे में जानते हैं कि इनका शासन काल जो था वो 375 से 414 ईस्वी तक था। इनका शासन काल 375 से 414 ईस्वी तक था। रामगुप्त, देखिए इसके बारे में आपको नहीं बताया है रामगुप्त कि रामगुप्त, तो रामगुप्त जो थे समुद्रगुप्त के बाद जो बने थे राजा वो थे रामगुप्त। लेकिन यह एक अयोग्य शासक था जिसको कहते हैं कायर राजा था, इसलिए इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो समुद्रगुप्त के जस्ट बाद अगर कोई आया तो रामगुप्त आए, और ये उतना अच्छा शासक नहीं था, कायर शासक था। इसीलिए उनके बाद जो था रामगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का पुत्र जो थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखेंगे समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय, वो शासक बने। इनकी माता का नाम था दत्त देवी और इनकी पत्नी का नाम था नाग राजकुमारी कुबेर नागा। तो याद रखेंगे कि ये जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनके पिताजी का जो नाम था वो था आपका समुद्रगुप्त और इनकी माता का नाम था दत्त देवी और इनकी पत्नी थी नाग राजकुमारी कुबेर नागा। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी है उनका
पुत्री है उनका नाम क्या था, प्रभावती गुप्त। मालवा एवं गुजरात के शक शासकों को पराजित कर, जब इन्होंने मालवा और गुजरात के शक शासकों को गुजरात के शक शासकों को इन्होंने पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो आप याद रखेंगे कि विक्रमादित्य किन्हें कहा जाता है, तो विक्रमादित्य कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्यों कहा जाता है, तो ये मालवा और गुजरात में इन्होंने शक शासकों को पराजित किया था, और शक शासकों को जब पराजित किया तो इसी विजय के उपलक्ष्य में उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो ये याद रखना है कि इनके पिता का नाम क्या था, तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के पुत्र जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, और इनकी पत्नी जो थी वो नाग राजकुमारी कुबेरनागा थी। इनकी माता का नाम दत्त देवी था, और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रभावती गुप्त। तो इतनी बातें इनसे याद रखना है। उसके बाद है इनके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह गुप्त साम्राज्य के पहला शासक था जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये गुप्त वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के को चलाया। याद रखना है कि चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली लौह स्तंभ, ये वही महरौली लौह स्तंभ है जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास महरौली में एक लौह स्तंभ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। इस तरह के लोहे से निर्मित है कि उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, और इसी लौह स्तंभ से हमें यह ज्ञात होता है कि इन्होंने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो महरौली लौह स्तंभ है जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है, उससे हमें पता चलता है कि यह बंगाल पर इन्होंने विजय हासिल की थी। और चंद्रगुप्त, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला कि चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। इन्हीं के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, तो आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, और उन्हीं को नवरत्न कहा जाता था। तो क्वेश्चन बनता है कि नवरत्न किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता है। आइए एक करके हम उनका नाम जानते हैं। पहला है धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के ज्ञानी थे। यानी आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति होती है, आयुर्वेदिक जो इलाज होता है, उनके अगर ज्ञाता माना जाता है तो धन्वंतरी को माना जाता है। दूसरे थे छपनक, जो नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे। तीसरे थे शंकु, जो ज्योतिष विद्या का ज्ञाता थे। चौथा थे बेताल भट्ट, जो तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। पांचवा थे घट खरपर, जो एक कवि थे। छठा थे वररुचि, जो व्याकरण के ज्ञानी थे। सातवां अमर सिंह थे। आठवां वारामिहिर थे, जो खगोल शास्त्री थे। और नौवां कालिदास जो थे, जो संस्कृत के महान कवि हैं। तो ये थे 9 जो थे विद्वान, इनके दरबार में रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे। तो ये थे हमारे कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनके बारे में फिर से जान लें कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वे समुद्रगुप्त के क्या थे, पुत्र थे। इनकी माता का नाम दत्त देवी था, और इनकी पत्नी जो थी नाग राजकुमारी कुबेरनागा थी। इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था प्रभावती गुप्त। इन्होंने 2 जगह यानी कि मालवा और गुजरात को मतलब जीता, और इसी विजय के उपलक्ष्य में उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत आया था। महरौली में एक लौह स्तंभ है, उस पर इन्होंने बंगाल विजय के बारे में हमें पता चलता है। और इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहते थे, यानी 9 विद्वान रहते थे, उन्हीं को नवरत्न कहा जाता है। और उनके नाम हैं क्या क्या, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, घट खरपर, वररुचि, अमर सिंह, वारामिहिर और कालिदास। ठीक है, तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद इसका पुत्र था वो कुमारगुप्त। आपने देखा इससे पहले कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिनको कहते हैं उनका पुत्र था कुमारगुप्त, वो शासक बना इनकी मृत्यु के बाद। और इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त प्रथम। याद रखेंगे कुमारगुप्त प्रथम। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था, पुत्र था। तो इसे इतना याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद उनका पुत्र है स्कंदगुप्त। कौन सा है, स्कंदगुप्त। वह शासक बनता है और इन्हीं के समय में हून जाति जो है भारत पर आक्रमण करती है और हूनों को पराजित करने वाला यह भारत का ही नहीं संपूर्ण एशिया और यूरोप का प्रथम वीर था। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि हूनों को पराजित करने वाला संपूर्ण भारत का ही नहीं एशिया यूरोप का भी वीर शासक कौन था, तो स्कंदगुप्त, जो कुमारगुप्त का क्या था, पुत्र था। दूसरा अब लास्ट इसमें आता है कि इनके जस्ट बाद में गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ और धीरे धीरे यह जो है शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते बहुत सारे राजा हुए और उनका जो है शासन समाप्त हुआ और सबसे अंतिम शासन कौन था, विष्णुगुप्त थे। और इस तरह से जो गुप्त वंश है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक आपको इसके विषय में आपको देख लेना है जानकारी जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एरन अभिलेख जो आपको पढ़ाए थे भानुगुप्त का था, उससे हमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें किस अभिलेख में मिलता है, तो एरन अभिलेख में मिलता है, जो किनका था, भानुगुप्त का था। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि एरन अभिलेख जो किसके द्वारा लिखा गया, भानुगुप्त की, उससे जानकारी मिलती है उनके बारे में हमें। और वही जो है सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य था। सती प्रथा जिसमें पति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को जीवित जो है वो जला दिया था, जिसका राजा राममोहन राय ने इसको क्या किया था, बंद करवाया था। तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया आज। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है, आपके लिए अगर उपयोगी हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें और इसको शेयर भी कर दें। तब तक मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।